Assalamu alaikum everyone. This is me Muhammad Umer and I'm concerned with business department. So today I will discuss with you one of the major important topic in finance, which is the financial derivatives. So let's begin. So today we will discuss these topics one by one. So first of all we will discuss what are the financial derivatives, then we will discuss on the second number trading of derivatives, then we will discuss types of financial derivatives, which are the future contracts, forward contracts, option contracts, and the last one is the swap contracts. Then after the third one, in last we will discuss the हाउ अबव कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड उनकी वैलिडिटी क्यों होती है, वो उनको वैलिड क्यों कहा जाता है, उनके पीछे रीज़न क्या होते हैं, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द व्हाट आर द डेरिवेटिव्स. सो डेरिवेटिव लफ्ज़ की मीनिंग क्या होती है. तो डेरिवेटिव इट इज़ अ थिंग वोज वैल्यू इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम एन अदर थिंग. ये एक चीज़ होती है, ये एक एसेट होता है, ये एक पर्टिकुलर कमोडिटी होती है जो जिसकी वैल्यू जो होती है ना, वो हम किसी और चीज़ से डिटरमाइन करते हैं. उसके बाद हमारा रहता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव. इट इज़ अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट विच ऑब्टेन्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एन अदर अंडरलाइंग एसेट. तो ये एक जो होता है ना, ये फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि अब जो है ना, ये वैल्यू को फाइंड करता है, ये वैल्यू के बारे में बताता है जो एक कंसर्न एसेट की होती है. वो एसेट अब क्या हो जाते हैं, वो हमारे हो जाते हैं, एक तो हमारे कमोडिटीज़ आ जाती हैं, उसके बाद हमारा स्टॉक्स, बॉन्ड्स, करेंसीज आ जाते हैं, और उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाता है इंटरेस्ट रेट. उसमें जो होता है ना, अब क्या होता है कि द बायर एग्रीज टू परचेज एन एसेट ऑन ए स्पेसिफिक डेट एट स्पेसिफिक टाइम. इसमें जो होता है ना, बायर एक एसेट, कोई भी चीज़, सिक्योरिटी हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कमोडिटी, कोई भी चीज़ हो जो परचेस करता है ना, तो उस पर जो है मतलब एक पर्टिकुलर फ्यूचर की डेट होती है उस पर जो है ना, और उसकी एक प्री डिटरमाइंड प्राइस होती है जिस पे वो डील को एग्जीक्यूट करता है. अब जैसे फॉर सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैं, तो ये जो है ना, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि 6 महीने के बाद मैं जो है आपसे ये सिक्योरिटी परचेस करूँगा 70 रुपीज़ की. तो फिर मिस्टर बी बोलता है कि मार्केट में तो फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं. अब जैसे फॉर सपोज़ अगर जो 70 रुपीज़ की सिक्योरिटी अभी मिल रही है, वो 6 महीने के बाद अगर 90 रुपीज़ की हो गई, तो फिर ए अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखता है कि अगर ये 70 रुपीज़ वाली जो सिक्योरिटी है, ये 6 महीने के बाद अगर 50 रुपीज़ हो गई, तो फिर आप क्या कहेंगे. तो उस हिसाब से ये जो है ना, अपना एक एग्रीमेंट करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वो उस पर जो है वो 70 रुपीज़ वाली सिक्योरिटी वो एक सेटल्ड प्राइस, जैसे हम कह लें कि 80 रुपीज़ पे रख लें, कि जो है अगर ज़्यादा लॉस उसको भी बियर ना करना पड़े, ज़्यादा लॉस जो है ना बी को भी बियर ना करना पड़े. इस हिसाब से जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है. तो अब जो है ना, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ये जो है उसकी ट्रेडिंग होती है, ये हेजिंग के लिए, स्पेकुलेशंस के लिए और आरबी ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं. तो अब जो है हम इन दीज टर्म्स को जो है ना वन बाय वन डिस्कस करेंगे. नाउ ट्रेडिंग ऑफ डेरिवेटिव्स में पहले आ जाता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग. रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग क्या होता है. पर्सन रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ प्राइस अप्स एंड डाउन्स ऑफ एन एसेट. तो अब जैसे मतलब कोई भी मतलब एक पर्सन है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो जो है रिस्क जो है वो कैसे मतलब जो है रिड्यूस करता है, उसके जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आती हैं. तो जस्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो हमसे प्रीमियम लेती हैं और हमें जो है फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्ट करती हैं. किससे कितने भी मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ लॉस हैं, तो उनसे मतलब जैसे लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ एसेट, ईटीसी, तो हमें वो जो है उनसे मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे हमसे प्रीमियम चार्ज करते हैं. तो ये मतलब एक रिस्क मैनेजमेंट मार्केट हो गई, या रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम हम इसके कहते हैं. उसके बाद हमारा हो गया स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन क्या होता है कि इट इज़ अ गैम्बलिंग मीन्स टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम सिक्योरिटी प्राइस चेंजेस. अब जैसे हमने जो है एक सिक्योरिटी आज परचेस कर ली, फॉर सपोज आज की डेट पे हम एक सिक्योरिटी परचेस कर लेते हैं, ये सोच के कि हम इसको कल की मार्केट जब इंक्रीज होगी तो हम उसे सेल कर देंगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे. तो इट्स सच काइंड ऑफ रिस्की भी हो गया, कैसे मतलब गैम्बलिंग भी हो गई और एक रिस्क भी हो गया. कैसे, अब हम मार्केट में तो फ्लक्चुएशंस आती रहती है ना, तो उस हिसाब से अगर इसकी प्राइस जो है डाउन हो गई तो भी लॉस होगा, और अगर इसकी प्राइस हाई हो गई तो भी लॉस होगा, मतलब प्रॉफिट होगा. तो
ये जो है ना, ये यहाँ पे एक जो है ना चीज़ इंपॉर्टेंट आ जाती है। सो उसके बाद हमारा थर्ड वन आ जाता है आर्बिट्रेजिंग, बाइंग सिक्योरिटी इन वन मार्केट एंड सेल इन अदर मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्राइस। अब जैसे एक सिक्योरिटी को हम जो है एक मार्केट से परचेज करते हैं ना, फिर उस सिक्योरिटी को ज़्यादा मतलब अगर उसकी हम जो है ना वैल्यूएशन देखेंगे दूसरी मार्केट में, उसकी जो प्राइस है वो मतलब हाई हो रही है, या उसके जो शेयर के रेट्स हैं तो फिर वो हाई हो रहे हैं ना, या उसके शेयर के जो रेट्स है वो हाई हो रहे हैं ना, तो फिर हम उसको एक दूसरी मार्केट में सेल कर देंगे। तो ये जो है ना हमारे 3 फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग होते हैं जिनके हिसाब से डेरिवेटिव्स को ट्रेड किया जाता है। सो नाउ द टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स की जो है 4 टाइप्स आ जाती हैं, 4 इंपॉर्टेंट, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ द डेरिवेटिव्स। अब उन हिसाब से ये जो है ना ट्रेड की जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप इज अवर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सो फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ बायर एंड सेलर। ये बायर एंड सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इन्वॉल्व्स कमोडिटी, शेयर और करेंसी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस एंड स्पेसिफिक डेट। इसमें जो क्या आता है कि बायर और सेलर को जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि इसमें हम जो है एक प्री डिटरमाइंड टाइम और प्री डिटरमाइंड डेट पर पर्टिकुलर एसेट की मतलब जो है डीलिंग एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब क्या आ जाता है कि ट्रेडिंग टेक्स प्लेस एट द सिक्योरिटी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट जो है ना हमारी स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे इनकी ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंग हो जाए। अब इसमें क्या होता है कि रिड्यूसेस द रिस्क आ जाता है। अब इसमें रिड्यूस कैसे होता है रिस्क? अब इसमें रिड्यूस इस वे से होता है कि बायर जो है उसके लिए सेलर बहुत होते हैं मार्केट में, और सेलर जो होता है हमारा उसके लिए भी मार्केट में जो हमारे बायर होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से मतलब अगर डील एग्जीक्यूट नहीं भी हुई ना तो उसमें किसी भी किस्म की लीगल बाइंडिंग नहीं होती कि भाई अब जो है हम इनको जो है मतलब एक किसी ने ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट, तो अब उसको हम जो है ना लीगली तौर पर हम इन्फोर्स करेंगे या क्या। तो अब जो है ना इसमें इस किस्म की कोई भी बाइंडिंग नहीं होती। सो इस हिसाब से जो है ना इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इनकी ओरिजिन ये है कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से भी पहले के इंट्रोड्यूस किए हुए थे। तो अब क्या होता है कि दे आर कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फिक्स्ड प्राइस ऑफ डीलिंग रिस्पेक्ट ऑफ द मार्केट फ्लक्चुएशंस। अब इसमें जो है ना डीलिंग की एक फिक्स प्राइस होती है कि जो है ना हम लोग मतलब इस हिसाब से डीलिंग करेंगे, ये हमारी फिक्स प्राइस है, ये जो है हम किसी भी मार्केट फ्लक्चुएशन से हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है, हम अपने हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे कि जो भी मतलब हमारे एसेट की ट्रेडिंग मतलब एक प्राइस सेटल्ड है तो फिर हम उसी के हिसाब से जो है ना ट्रेडिंग करेंगे, मार्केट से हमारा कोई भी कंसर्न नहीं है। सो इसमें क्या होता है कि एग्रीव्ड पार्टी होती है ना उसको राइट होता है कि वो जो है सू करे, जो ब्रीचिंग पार्टी होती है तो उसको कब जो इन केस ऑफ ब्रीच। अब अगर एक जस्ट एग्जांपल एक फार्मर है और एक कॉटन कंपनी का मालिक है, कॉटन फैक्ट्री का मालिक है। सो अब जो है वो दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फार्मर उसको अगर बोलता है कि मैं आपको 15 बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो पर मंथ सप्लाई करूँगा, तो वो जो है वो ओनर है जो फैक्ट्री का वो भी एग्रीमेंट करता है उसके साथ, फिर जो है फार्मर उसको सप्लाई करता है और वो उसके पैसे देता है। अब मार्केट की अगर कोई फ्लक्चुएशन आ गई तो अगर प्राइस कम हो गई तो फैक्ट्री का ओनर अगर पैसे कम देगा ना तो फिर जो है फार्मर को ये राइट होगा कि उसको जो है लीगली उसको खिलाफ लिटिगेशन फाइल करे और उसको सू करे, तो वो अपने डैमेजेस क्लेम कर सकता है भाई, बिकॉज क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, हम मार्केट फ्लक्चुएशन से कंसर्न नहीं है। और इसकी क्या बात आ जाती है कि ये जो है ना ये स्टॉक एक्सचेंज से बाहर के मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये दे आर ट्रेडेड एट द आउटसाइड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। So now the option contract, our third one is the option contract. What are the option contracts? So in this contract both buyer and seller are not obligated to execute the deal. अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वाली, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं इन दोनों को कि क्या मसला है इन दोनों के बीच में। तो अब जो है ना इसमें अगर बायर और सेलर है ना इनको मतलब ऑब्लिगेटेड नहीं होते कि कोई भी मतलब डील, अगर डील होती है तो ठीक है, नहीं होती तो भी कोई मसला है, देयर इज़ नो एनी इशू इफ़ द डील इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। सो अब क्या आ जाता है कि इसमें क्या होता है कि हमारे 2 ऑप्शन होते हैं, एक बायर के पास और सेलर के पास भी। तो अब क्या आ जाता है, कॉल ऑप्शन आ जाए, बायर हैज़ राइट टू मेक अ डील और नॉट एंड सेलर हैज़ आल्सो राइट टू एग्जीक्यूट डील और नॉट। अब क्या आ जाता है, एग्जांपल फॉर सपोज मिस्टर ए है, अब उसका जो बेटा है तो उसको स्कूल में जो है एडमिशन लेनी है, तो स्कूल वाले बोलते हैं कि आप जो है फरवरी के महीने से
क्या करें कि फ़ीस जो है वो एडवांस में पे कर दें। अब उसका आपको फ़ायदा क्या होगा कि अप्रैल के महीने में जब से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हमारे जो मतलब अगर चांसेस हैं कि फ़ीस हम बढ़ाएंगे तो फिर जो है आप मतलब आपको वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो अगर आप जो है एडवांस में फ़ीस पे कर देते हैं तो फिर जो है ना मिस्टर ए के पास ये ऑप्शन होता है कि वो फ़ीस पे करे या ना करे। अगर फ़ीस ना पे करेगा तो फिर वो चांसेस होते हैं कि मतलब अगर फ्लक्चुएशंस आ गई तो फिर जो एडिशनल अमाउंट है वो भी पे करना पड़ेगा। अगर फ़ीस पे कर देगा तो फिर वो सिक्योर हो जाएगा, कोई भी फ्लक्चुएशंस आए वो फ़ीस बढ़ाएं स्कूल वाले ना बढ़ाएं, इट्स देयर इशू। तब तो फिर जो है ना उसको फ़ीस वही फिक्स्ड मतलब देनी होगी बस। तो उस हिसाब से जो है ना इसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं। अब पुट ऑप्शंस क्या होते हैं? सपोज अगर जो है ना मैं डिबेंचर परचेस करता हूँ एंड आई हैव पुट ऑप्शन, अगर मेरे पास पुट ऑप्शन भी है, देन आई हैव एन ऑप्शन टू सेल दिस डिबेंचर आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अब फिर मेरे पास ये ऑप्शन भी है कि मैं उस डिबेंचर को 5 ईयर्स के बाद सेल कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन भी वहीं पे रहता है। तो यहाँ पे ये लाजमी नहीं कि 5 ईयर्स, मतलब अगर उसके टर्म्स में ये मतलब एक डिफाइंड है कि आपकी जो है सिक्योरिटी 5 साल के बाद मतलब या 6 साल के बाद वो पुटेबल है तो फिर आपको उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो अब आप उसको जब रिटर्न करेंगे तो आपको वो मतलब 5 ईयर्स का इंटरेस्ट रेट और जो टोटल प्रिंसिपल है वो फिर वापस मिल जाएगा। Then our next one is what are the swaps? Swap contract क्या होते हैं? It is an agreement when two parties that are agreed to trade loan terms. अब जो है ना ये तब किया जाता है जब दो पार्टीज होती है ना वो लोन का कोई एग्रीमेंट हो उनका। अब कैसे? अब फॉर सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी हैं, तो उनका जो है ना एक लोन का मतलब उन दोनों ने एक लोन लिया हुआ है बैंक से, तो एक का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है और एक का फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट है। तो फिर अब होता क्या है कि फिक्स्ड जो इंटरेस्ट रेट है फिर उसमें क्या करेंगे कि ये जो है ना दोनों अपने मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप मेरा इंटरेस्ट रेट पे करो, मैं आपका इंटरेस्ट रेट जो है ना वो पे करता हूँ। तो फिर क्या होगा कि ये मतलब अगर इनके बीच में कोई भी मतलब डिस्प्यूट हो गया ना तो फिर जो है ये इनके कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स हो जाएंगे, एक तो ये बात, और फिर से जो है दोनों मतलब अपने जो है ना इंटरेस्ट रेट सेम पे करेंगे। तो फिर ये जो इनकी मतलब एक एग्री हो जाते हैं ना दोनों, तो फिर आप मेरा इंटरेस्ट रेट पे करो फिर मैं आपका, तो फिर जो है ना ये मतलब तब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। स्वैप होता है, इंटरेस्ट रेट वो उसका मतलब पे करता है और उसके जो है ना बी ए का मतलब पे करता है इंटरेस्ट रेट। सो ये हमारा स्वैप कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। सो अब जो है ना लास्ट वन हमारा आ जाता है कि रीजंस बिहाइंड द वैलिडिटी ऑफ दीज अबव कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब क्या आ जाता है कि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हमारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और द लास्ट वन हो हमारा स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, ये वैलिड क्यों होते हैं? तो इनके वैलिडिटी के हिसाब से जो हमारा रीज़न है कि ये वैलिड किस हिसाब से होते हैं, तो ये जो है ना ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया होता है इन लोगों ने। कैसे? मतलब एक तो एक उनमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी होती है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ भी होती है, उसके अलावा जो है इसके उनके मतलब एक पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होती है, सर्टेनिटी मीनिंग भी होती है, सर्टेनिटी एक मीनिंग भी होती है, और उनका एक लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होता है। तो मतलब उसके हिसाब से और दीगर भी जो है ना कुछ मतलब एक कंसिडरेशन भी होती है। और एंड अदर जो है ना वैलिड के जो है इसेंशियल्स है तो वो जो है ना ऑल आर दी फॉलो किए होते हैं ना, तो इस हिसाब से मतलब इनको वैलिड कहा जाता है कि अगर इनमें से इसेंशियल्स में से कोई भी इसेंशियल इन लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फिर वो जो है ना वॉइड हो जाएंगे ये कॉन्ट्रैक्ट। सो इट इज़ ऑल अबाउट द फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स एंड आई होप दैट you will be clear regarding this concept. So Allah Hafiz.